नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों की और चौथी लहर की आशंका की। देश में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते नजर आ रहे हैं। देश में बीते दिन कोरोना के 8,329 नए केस मिले, जबकि 10 मरीजों की मौत हुई है। इस दौरान 4,216 लोग रिकवर भी हुए हैं। फिलहाल रिकवरी रेट की बात करें तो 98.69% है वो। इस समय एक्टिव केस 40,370 हैं, जिसकी दर 0.09% है। डेली पॉजिटिविटी रेट 2.41% है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वो 1.75% है। अब बात महाराष्ट्र की, जहां पर शुक्रवार को पिछले करीब 4 महीनों में सबसे ज्यादा यानी कि कोविड-19 के सर्वाधिक मामलों की बात करें तो 3,081 नए मामले सामने आए, लेकिन किसी मरीज की जान नहीं गई। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी। विभाग के मुताबिक अकेले राज्य की राजधानी मुंबई में 1,956 नए मामले सामने आए हैं। बात करें दिल्ली की तो शुक्रवार को कोरोना वायरस से संक्रमित 655 और मरीज यहां मिले और 2 संक्रमितों की मौत की पुष्टि हुई है। संक्रमण दर 3.11% रही। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 600 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और संक्रमण दर 3% से अधिक रही। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोगों और विशेषज्ञों के बीच कोरोना की चौथी लहर को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। देश में लगातार बढ़ते मामलों पर आईसीएमआर के एडीजी सिमरन पांडा ने कहा कि चौथी लहर आ रही है, ये कहना ठीक नहीं होगा। हमें अभी भी जिला स्तर पर जानकारी जुटाने और उसकी समीक्षा करने की जरूरत है। कुछ जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों से ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि पूरे देश में हालात बिगड़ रहे हैं। कोरोना का हर वेरिएंट चिंताजनक और खतरनाक नहीं होता। इससे पहले भी कई शीर्ष विशेषज्ञ ये कह चुके हैं कि भारत में अब जब तक नए वेरिएंट की जानकारी नहीं मिलती, जब तक नया कोरोना का वेरिएंट नहीं पता चलता, तब तक चौथी लहर की संभावना को सही नहीं माना जा सकता। वहीं मैक्स हेल्थ केयर के निदेशक डॉक्टर रोमेल टिक्कू ने गुरुवार को कहा था कि भारत में चौथी लहर की संभावना नहीं है जब तक कि एक नया कोरोना संक्रमण रिपोर्ट नहीं किया जाता और इसमें पिछले वेरिएंट से अलग विशेषताएं हों। उन्होंने कहा कि लोग अलग अलग जगहों की यात्राएं कर रहे हैं, इस वजह से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना को लेकर कोई बड़ा उछाल आने की आशंका नहीं है। हालांकि उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर सावधानी बरतने और कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करने की बात भी कही है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस बीमारी है, ये अभी हमारे बीच ही रहेगी। बहरहाल कोरोना के बढ़ते मामले क्या संकेत दे रहे हैं और क्या आंकड़े बता रहे हैं और आंकड़े जो बढ़ रहे हैं वो किस बात का संकेत है। अब ऐसे में कौन कौन सी सावधानियां बरतने की हमें जरूरत है, क्या चौथी लहर की आशंका है, आज इसी को लेकर हम पड़ताल करेंगे विशेषज्ञों के साथ। इसी को लेकर हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चौथी लहर को लेकर जो आहट का इस वक्त एहसास है वो कितना सही है और अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं जो तमाम जानकारी दे रहे हैं उन जानकारियों के मुताबिक क्या हमें और अलर्ट होने की इस वक्त जरूरत है। इसी को लेकर हमारी आज की खास पेशकश, जिसमें खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपका करा देती हूँ। डॉक्टर एम वली हमारे साथ, सीनियर डॉक्टर गंगाराम हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है डॉक्टर एम वली कार्यक्रम में आपका। डॉक्टर अंशुमान कुमार हमारे साथ, सीनियर डॉक्टर धर्मशिला हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर एम वली, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, सबको लेकर आपके साथ सभी मेहमानों के साथ विस्तार से चर्चा हुई। अब आज हम चौथी लहर को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मकसद साफ है, लोगों में पैनिक ना हो, डरे नहीं, बल्कि और ज्यादा जागरूक रहें और ज्यादा सचेत रहें। अब आप जरा हमें ये बताइए कि इस वक्त जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो संकेत क्या दे रहे हैं। क्या ये आंकड़े बढ़ना एक व्यवहारिक है जैसे पहले भी बढ़े थे, या फिर इसके पीछे कोई संकेत है? सर, क्या जानकारी? पूजा, आपने फिर ये सीरीज शुरू की है 2 संतों की जोड़ी के साथ, तो मैं इसमें ये संकेत की बात करूंगा। संकेत लापरवाही का है ये। जो कोरोना के समय में हमने सावधानी बरती थी, जिस तरह से हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी थी, जिस तरह से हमने कोरोना को डिफीट दी थी, इस समय उसमें सावधानी में डेफिनेटली कमी आई है। हाँ। और दूसरा, जो वैक्सीनेशन के लिए जो 100% टारगेट है वो हम अचीव अभी नहीं करे हैं। तो तीसरा ये है, बूस्टर का भी बहुत स्लो चल रहा है हिसाब किताब।
लेकिन मैं वहीं आऊंगा अपनी बेसिक पॉइंट पे कि मास्क में असावधानी है। गाड़ी में बैठ के मास्क उतार लेना, जब कोई देखे तो मास्क लगा लेना, और इसके साथ साथ हैंड वॉशिंग और 2 मीटर वाली तो बात भूल ही गए लोग। खूब शेक हैंड कर रहे हैं, हग कर रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं। आपने भी ट्रैवल का भी जिक्र किया है। ट्रैवल जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग बाहर गए हुए हैं, इतने ज्यादा बाहर गए हुए हैं कि होटलों में बुकिंग नहीं मिल रही है। दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां नहीं है। पूरे हफ्ते में देख रहा हूं कि चूंकि बच्चों के स्कूल बंद हैं, लोग है ही नहीं, और वो जो चहल पहल होती थी रोड पर गाड़ियों की वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोग घूम फिर रहे हैं। दिल्ली भी बहुत से लोग आए हुए हैं दूर के जो स्टेट्स हैं उनसे। तो ये सब मिला जुला जो मैं असर देख रहा हूँ, आपने जो डाटा दिया है वो देखिए, रोज पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है। हमने कल बात की थी 2.26 की, उससे पहले हमने बात की थी 1.7 की, आज हम बात कर रहे हैं 2.41 की। दिल्ली में ये रेट थोड़ा ज्यादा है, 3 के आसपास है जो आपने बताया। तो ये सब बढ़ना, केसेस का बढ़ना 7,584 से 8,330 होना, इट्स ए स्टेडीली राइज इन द ग्राफ। तो ये चिंता का तो विषय है। मैं तो इसको चिंता का विषय ही लूंगा, और ये एक इंडिकेशन है कि हम लापरवाही से बचें, फौरन बचें, और आपकी बात को सुने और डॉक्टर साहब की बात को सुने। हमारे जो दोस्त हैं हमारे साथ रहते हैं हमेशा, अंशुमन साहब, हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं कि एक सही मैसेज समाज को जाए आपके चैनल के थ्रू, और वो मैसेज आज भी यही है कि सावधानी रखनी है। बिल्कुल, और हमारी भी कोशिश डॉक्टर अम्बल यही रहती है कि लोगों को हम जागरूक करें ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए पैनिक होने के बजाय लोग समझें कि अगर इस तरह की आहट है, अगर इस तरह का संकेत है, तो कैसे हमें सावधान रहना है। डॉक्टर अंशुमान, जैसे अभी डॉक्टर अम्बली ने बताया कि संकेत तो हैं और इसके पीछे की वजह लापरवाही है। अब क्या इसको चौथी लहर की आशंका के साथ जोड़कर हम देख सकते हैं? क्या ये चौथी लहर की आशंका है, जिस तरह की अब चर्चाएं चल रही हैं कि भाई तीसरी के बाद अब ये चौथी लहर है? किस तरह से आप इसको बताएंगे लोगों को कि चौथी लहर की आशंका है, नहीं है, या क्या है इन सबके पीछे? वली साहब ने एक पहलू का पूरा जिक्र कर दिया, उस पहलू को मैं नहीं टच करूंगा। आपने जो पूछा चौथी लहर की बात जब आपने कही है, तो चौथी लहर से मतलब हर समय होता है लहर का मतलब, पहले मैंने समझा समुद्र में बहुत तेज से ऊपर ग्राफ चला जाए। तो अगर कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब लहर की संज्ञा हम दें तो बेहतर होगा। इसे चौथी लहर अभी नहीं कह सकते हैं। 2-3 उसके पीछे की वजह समझ लीजिए। अभी अगर 8,000 केसेज आपके पॉजिटिव आ रहे हैं तो कितने टेस्ट हर दिन हो रहे हैं? ये लगभग अभी 4 से 4.5 लाख टेस्ट RT-PCR हर दिन आपके हो रहे हैं, जिसमें पॉजिटिविटी रेट आपका 8,000 के आसपास आया। उसमें ऐसे भी टेस्ट हैं जो अन्य मरीज किसी और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचता है, जैसे किसी भी तरह की सर्जरी कराने, किसी और वजह के लिए, तो उसका RT-PCR कर लिया जाता है। मरीज असिम्प्टोमेटिक होता है लेकिन RT-PCR पॉजिटिव आता है, रिकॉर्ड में आता है। एक बात। दूसरी बात कि जितने पॉजिटिव आए उसका हॉस्पिटलाइजेशन परसेंटेज कितना है? 0.8%। मतलब अगर 1,000 लोग पॉजिटिव आए हैं उसमें 8 लोगों को भर्ती की जरूरत होती है। तो ये है कि ओमिक्रॉन वाले वेरिएंट जितने थे, BA.2 बीच में चला था, BA.4-5 की बात अभी हो रही है, ये वेरिएंट है जिनमें मारक क्षमता कम है। लेकिन लॉन्ग हॉल कोविड की संभावना को हम हटा नहीं सकते हैं कि अगर मारक क्षमता नहीं हो लेकिन लंबे समय में कुछ ऐसी समस्या देखी जा रही कोविड के मरीजों में, जैसे हार्ट की समस्या, ब्रेन की समस्या, इस समस्या से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्यों बेवजह कोविड को अक्वायर करना है? तो जो भी लोग वल्नरेबल एज ग्रुप में हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, उनको तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन सभी लेने हैं। वजह क्या हो रही है? अब वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज के बाद इम्यूनिटी का स्तर डाउन होने लगा। जो वायरस से इन्फेक्ट हुए थे, नेचुरल इम्यूनिटी जिनमें बनी, उनमें भी इम्यूनिटी का स्तर डाउन होने लगा। इसलिए कुछ केसेस बढ़ेंगे, लेकिन ये पूरे कंट्री में इकट्ठे नहीं बढ़ेंगे। किसी खास राज्य में ज्यादा होंगे, कभी किसी में कम होगा। जैसे दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जहां माइग्रेशन ज्यादा है, मूवमेंट ज्यादा है, ज्यादा होगा। पहाड़ों वाले इलाके में अगर टूरिस्ट वहां नहीं पहुंचे हैं तो वहां संख्या कम होगी, सबर्ब में संख्या कम होगी। इसलिए क्लासिकल फोर्थ वेव का पैटर्न हम इसको नहीं कह सकते हैं, न उसकी उम्मीद है अभी। डॉक्टर अंशुमान, बड़े विस्तार से आपने बताया कि अभी देखिए चौथी लहर की जो हम आशंका जाहिर कर रहे हैं
उसको लेकर अभी बहुत जल्दबाजी है ये कहना, इसको अभी थोड़ा सा और हमें विराम देना होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एम वली, अभी तक संकेत के बारे में हम जान रहे थे, लापरवाही इसका मुख्य कारण नजर आया, वो भी आपने बताया। और हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे सभी यात्राएं भी शुरू हुई, लोग इधर से उधर जाने लगे और पाबंदियां सब खत्म हुई, थोड़ी बहुत लापरवाही लोगों की देखने को मिली, तो उसके बाद ये सब होना हम पहले समझ भी रहे थे, इस तरह का आभास था कि हो सकता है। लेकिन अगर हम बात वैक्सीनेशन की करें, अगर हम इस विषय को उठाएं, तो महाअभियान भारत में चलाया गया इसको लेकर। शुरुआत में हमने देखा काफी तेजी लाई गई फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज को लेकर, यहाँ तक कि बूस्टर डोज को लेकर भी। अब जरा आप बताइए, इस वक्त क्या वैक्सीनेशन को लेकर चल रहा है, कितने लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, कितने की आवश्यकता है, और इस वैक्सीनेशन के बाद क्या लोगों को अभी भी डर सता रहा है? देखिए, वैक्सीनेशन में अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि बूस्टर डोज का निर्धारण जो हुआ है उसमें हम हाई रिस्क केसेस को 100% कवर कर दें। इसके अलावा आजकल स्कूल बंद है, ये बहुत बड़ा रिलीफ है। पूजा जी, अगर स्कूल खुले होते तो शायद ये संख्या फर्क होती। तो मैंने अभी ये कहा है कि हम 100% 2 डोज का वैक्सीनेशन टारगेट अभी हम उससे दूर हैं, उसको अचीव करना है। ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरे, एडल्ट्स में बूस्टर डोज और एल्डरली में बूस्टर डोज, और जिन लोगों को हमने हाई रिस्क क्लासिफाई किया हुआ है उनमें थर्ड डोज या प्रोटेक्शन डोज जिसको हमने कहा है, वो जो डोज है वो उनको जरूर लगनी चाहिए, जिसमें हम बार बार बताते हैं कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, डायलिसिस वाले पेशेंट, ओल्ड एज कैंसर पेशेंट और प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी अब हम उसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये सब जो कैटेगरीज हैं इनको सुपरवाइज करना है। सेंटर ने भी जो इंस्ट्रक्शन दी है उसमें इसके वैक्सीनेशन के साथ साथ ज्यादा बड़े लेवल पर टेस्टिंग की उन्होंने रिकमेंडेशन दी है। तो मैं यही कहूंगा कि अब हमको जो है वो सबसे ज्यादा सावधानी जो है वो हमको करनी पड़ेगी। अगर मेरे ऑडियो आ रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल, ऑडियो आ रहा है जी। तो मैं यही कहूंगा कि सबसे ज्यादा ध्यान इस समय हमें अपने एल्डरली लोगों को देना है और हमको बच्चों को ध्यान देना है, और वही सावधानी रखनी है कि 2 मीटर की दूरी घर में भी बना के रखनी है, बाहर भी रखनी है, और इसको हमको बहुत पॉजिटिवली लेना है। हमारे वैक्सीन सेफ हैं, सुरक्षित हैं और बहुत ज्यादा उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसलिए हमको वो ये सावधानी जो है ये बहुत जरूरी है वैक्सीनेशन से संबंधित कि इसके नंबर्स को अचीव करें, और हम इसके नंबर्स को अचीव करते हुए अपने एल्डरली लोगों को प्रोटेक्ट करें और बच्चों को, एल्डरली को प्रोटेक्ट करें, दोनों को प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल। डॉक्टर अंशुमान, जब हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, हमने युवाओं को भी देखा कि बूस्टर डोज लगनी शुरू हुई और भी बहुत सारे जो वैक्सीनेशंस हैं वो लगी। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों की, क्योंकि अभी स्कूल नहीं खुल रहे हैं, छुट्टियां हैं, सबकी समर वेकेशन चल रही हैं, उससे पहले आपको लगता है कि क्योंकि 5 साल से कम या उससे थोड़ी ज़्यादा उम्र वाले बच्चों को भी वैक्सीनेट किए जाने की प्रक्रिया को कुछ करना चाहिए? इस सिलसिले में कुछ आगे बढ़ी हैं क्या चीज़ें? जी, देखिए, वैक्सीनेशन का हिंदुस्तान में जो प्रोटोकॉल है ऑलरेडी आउट कर दिया गया है कि किस एज ग्रुप को वैक्सीन लगना है। जो नंबर्स दिखाए जा रहे हैं जितने वैक्सीन लगे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात होने से सिर्फ काम नहीं चलता है। उसका कारण ये है कि अच्छा काम करना ही तो गवर्नेंस है। गवर्नेंस का दूसरा कोई नाम नहीं होता है। ये करना है, ये आपकी ड्यूटी है। जो नहीं हुआ उस पर गौर करना है। अभी भी कुछ राज्य के कुछ खास जगह ऐसे हैं जिसमें 0% वैक्सीनेशन है, ये ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। उन जगह को चिन्हित करें और उनको वैक्सीनेट करें कि उनके अंदर कुछ अवधारणा या एक मिस इन्फॉर्मेशन या र्यूमर ऐसा है, उनको करना जरूरी। इसलिए चेन ऑफ ट्रांसमिशन तभी तोड़ेंगे। जो बच्चों के वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल आ गया है उसको फॉलो करें। अभी अच्छी बात वली साहब ने कही, छुट्टियों का समय है, बच्चे घर पे हैं, उनको आप वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल में इंक्लूड करके उनको जल्द से जल्द पूरा कर सकते हैं। बात इसकी ये है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़ने के पास हमारे पास क्या हथकंडे हैं? वही है वेल एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल, वैक्सीन एंड मास्क, तीसरा कौन सा हथकंडा भी है। तो इन चीजों को हम पूरा करें, बेहतर है। और सुपर स्प्रेडर इवेंट वली साहब ने भी पॉइंट आउट किया, जिसमें टूरिस्ट प्लेस है या मेजर गैदरिंग है मैरिज की, इसको अवॉइड करें जब केसेस राइज पे होते हैं, क्योंकि ये स्मॉल सर्ज
बड़े एपिडेमिक, बृहद एपिडेमिक का रूप ना ले ले, इसको अवॉइड करने का ही तरीका है कि सुपर स्प्रेडर इवेंट ना करें। इन अगर 3-4 बातों पे ध्यान दें, तब हो सकता है कि फिर चौथी लहर, जैसे तीसरी लहर में पता नहीं चला, कुछ भी नहीं हुआ, चौथी लहर ही आए भी ना, छोटे मोटे हल्के फुल्के केसेज बढ़े और ये बढ़ के खत्म भी हो जाए। डॉक्टर अंबली, जैसे हमने वेरिएंट की भी बात की कि जब तक कोई नया वेरिएंट नहीं पकड़ में आ जाता तब तक नहीं कहा जा सकता। जैसे हमने डेल्टा प्लस को देखा कि नया वेरिएंट आया, उसके बाद तीसरी लहर भी आई, तो चौथी लहर से पहले तो इस तरह के कोई संकेत नहीं है, कोई नया म्यूटेंट, कोई नया इस तरह का डेल्टा या उससे भी ज़्यादा कोई हम प्लस अगर बात करें तो वो अभी तक पकड़ में नहीं आया है। इस वजह से भी आपको लग रहा है कि कम आशंका जाहिर की जा रही है चौथी लहर की? जी, अभी करंट तो ओमाइक्रॉन का जो हमने जो बेसिक एंसेस्टर 4 आइडेंटिफाई किया था, 5 आइडेंटिफाई किया था और शुरू में 2 आइडेंटिफाई किया था, उन्हीं के बीच में बात चल रही है। लेकिन अब हमको थोड़ा इसमें जीनोमिक सीक्वेंसेस में भी विजिलेंट रहना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि हमको जब पता लगता है तो बहुत देर हो चुकी होती है अगर नया वेरिएंट आता होता है। लेकिन जहां तक आपकी बात है, मेरी बात है, डॉक्टर साहब की बात है, अभी हमें पिछली वाली ही जो सिम्टम्स हैं वही आ रहे हैं पेशेंट्स में, पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। अभी आपने बहुत अच्छा डाटा दिया रिकवर्ड पेशेंट का, तो ये सब बहुत अच्छे इंडिसेस हैं। लेकिन इनके बीच में कहीं देर ना हो जाए, और चाइना जैसे देश की तो पूरी स्टैटिस्टिक्स आती नहीं है और वहाँ काफी उथल पुथल मची हुई है कोरोना में, और बहुत ज्यादा। और हमको जैसे कि बॉम्बे में सबसे ज्यादा केसेस है, 81% केसेस है महाराष्ट्र फिर से सबसे नंबर पे 1 पे। जी, तो उसका हमको वो करना पड़ेगा कि ट्रैवल के जरिए वहां से ना ये बाहर जाए। और फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि लोग इस समय छुट्टियां मनाने गए हुए हैं, वहां से भी न ले आए, तो दोनों चीजें हैं। और डेंसिटी स्कूलों की वजह से हम फिर दोहरा रहे हैं, वो बात कम है। तो स्प्रेड अभी बहुत अच्छा होगा कंट्रोल करना, अगर हम कंट्रोल करना चाहेंगे तो। लेकिन चूंकि आपने ये आशंका जताई है कि क्या है ये, इसको भी जानना चाहिए, और हमें ये नहीं महसूस करना चाहिए पुराने वाला ही लेस वायरुलेंट और कम खतरनाक वाला है। हो सकता है कुछ ना कुछ इसमें चेंज आया हो, क्योंकि पिछली बार चेंज बड़ी जल्दी आया था और हमने थोड़ा हमको देर लग जाती है ना आइडेंटिफाई करने में, जीनोमिक सीक्वेंसेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, तो इसलिए हमें अभी से अलर्ट रहना पड़ेगा। और जैसा कि डॉक्टर सिमरन पांडा ने अनाउंस किया है, आपने जो रिपोर्ट आज शुरू में बताई है, उन्होंने कहा है कि अभी हम चौथी लहर नहीं कह सकते इसको, हाँ, तो ठीक है नहीं कहिए, ये चीजें हर जगह हर विशेषज्ञ की तरफ से आया है कि चौथी लहर की अभी कोई आशंका नहीं है, इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। और इसी को लेकर हमारी चर्चा भी थी आज। डॉक्टर अंबली और डॉक्टर अंशुमान, आप हमारे साथ जुड़े खास पेशकश में, चर्चा आपने की, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो चौथी लहर की आशंका तो नहीं है, लेकिन बावजूद इसके सावधानी और सतर्कता की उतनी ही आवश्यकता है, क्योंकि आंकड़े जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे लोगों में डर का माहौल भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए कोशिश यही कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अब जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो कीजिए। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।